हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी। प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर पूरा ही सॉल्व करने वाले हैं हम। इसमें 2, 3 और 4 नंबर तक के सारे प्रश्न हल करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो शुरू करते हैं। यह पेपर आपका 75 अंक का होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न है वह है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, सही विकल्प चुनकर हमें यहाँ लिखना है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई। तो यह कब प्रारंभ हुई थी? 1980 में, 1976 में, 1973 या 1970 में? तो इसका उत्तर है 1973 में। ठीक है, 1973 में। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो यहाँ 4 ऑप्शन जो हैं उसमें पहला है बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। दूसरा है बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव की नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। तीसरा सवाल है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। और द वाला है बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। तो इससे स्पष्ट है, हम इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में जो नहीं है वह है स वाला, कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? ठीक है, फलीदार फसल कौन सी है? दालें, मोटे अनाज, ज्वार या तिल? तो यहाँ पे इसका उत्तर आएगा दालें। दालें जो है फलीदार फसल के अंतर्गत आती है। इसके बाद चौथा है, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ? तो यह पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका उत्तर आएगा जून 1992 में। ठीक है, जून 1992 में। इसके बाद पांचवा है, ऋण का औपचारिक स्रोत है। ठीक है, ऋण का औपचारिक स्रोत पूछा है। तो औपचारिक स्रोत में नियोक्ता, रिश्तेदार, सहकारी समितियां, मित्र। तो औपचारिक स्रोत है सहकारी समितियां। ठीक है, सहकारी समितियां। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन जो समझौता कब हुआ था? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 में हुआ था यह। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में हुई। तो श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ जो आंसर आएगा वह आएगा 2009 में। ठीक है, 2009 में हुई थी। ठीक है, वर्ष 2009 में हुई थी, आंसर आएगा। दूसरा है, भारत में सड़क जाल लगभग किलोमीटर है। तो भारत में सड़क जाल लगभग कितने किलोमीटर है? तो इसका उत्तर होगा 56 लाख किलोमीटर। 56 लाख किलोमीटर यहाँ पे आएगा आंसर। तीसरा है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। तो यहाँ आएगा 4 चित्रों की। ठीक है, 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। चौथा है, उदारवादी राजनीतिज्ञ फ्रैंकफर्ट संसद की एक निर्वाचित सदस्य थे। तो यहाँ पे उदारवादी राजनीतिज्ञ हेनरिक, उदारवादी राजनीतिज्ञ हेनरिक फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, यह आंसर आएगा इसमें। इसके बाद पांचवा है, अफ्रीका में 1890 के दशक में नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। तो कौन सी बीमारी तेजी से फैली थी? तो यहाँ पे आएगा रेडर पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें लिखना है रेडर पेस्ट। रेडर पेस्ट नामक बीमारी तेजी से फैल गई थी। इसके बाद जो अगला है, क्रांति के समय शंकर शाह के पुत्र रघुनाथ शाह की उम्र लगभग वर्ष थी। तो उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। तो यहाँ आएगा 50 वर्ष थी। ठीक है, तो इस प्रकार से रिक्त स्थान हम भरेंगे। इसके बाद हम देख लेंगे सत्य असत्य वाले क्वेश्चन। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, भूमि एक असीमित संसाधन है। तो यह कथन असत्य है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे असत्य लिखना आपको यहाँ।
दूसरा है बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, तो ये कथन सत्य है। तीसरा है 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, तो ये कथन सत्य है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, तो ये कथन भी सत्य है। भारत में वैश्वीकरण 1991 में आरंभ हुआ, तो यह भी सत्य है। और बैंक जमा पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं, तो यह सत्य है। तो इस प्रकार हमने सत्य असत्य वाले क्वेश्चन भी कर लिए हैं। इसके बाद हम देखेंगे सही जोड़ी। तो सही जोड़ी वाला जो प्रश्न है, संयुक्त वन प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, लेबर पार्टी, औद्योगिक वस्तुएं, वंदे मातरम और गैर प्रजातांत्रिक देश। खंड ब में चीन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ओडिशा, बेंगलुरु, ब्रिटेन और आईएसआई। तो इसकी जोड़ी हम बना देंगे। सबसे पहला है संयुक्त वन प्रबंधन। तो संयुक्त वन प्रबंधन जो है ओडिशा में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो ओडिशा से जोड़ी बनेगी। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु है। लेबर पार्टी ब्रिटेन में पाई जाती है, ब्रिटेन में है यह। औद्योगिक वस्तुएं, इन पर आईएसआई मार्क होता है औद्योगिक वस्तुओं पर। और वंदे मातरम गीत की रचना करी थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और गैर प्रजातांत्रिक देश है चीन। ठीक है, तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। आपको जिसके सामने जो उसकी सही जोड़ी है वह लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 5 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी, यह उत्तर आएगा इसका। इसके बाद दूसरा है, खाज्या नायक का जन्म आदिवासी ग्राम सांगवी में किसके घर हुआ था? तो यहाँ पे इसका उत्तर आएगा भील नायक। ठीक है, भील नायक, गुमान नायक के यहाँ। ठीक है, जिनका नाम था गुमान नायक, इनके घर पे हुआ था, तो ये उत्तर आएगा इसका। इसके बाद तीसरा है, वस्तु या सेवा के खरीदार को क्या कहते हैं? तो वस्तु या सेवा के जो खरीदार है उसे कहते हैं उपभोक्ता। वस्तु या सेवा के जो खरीदार है उन्हें कहा जाता है उपभोक्ता। ठीक है, यहाँ यह उत्तर आएगा। इसके बाद चौथा है, किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है। तो जहां मजबूत लोकतंत्र है, ऐसे दो देशों के नाम है भारत और, ठीक है, भारत और अमेरिका। दो मजबूत लोकतांत्रिक देश है भारत और अमेरिका, तो यह उत्तर होगा। इसके बाद पांचवा जो है, नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली है? तो यदि नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता की जहां बात होती है तो वहां पे होती है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, तो इसका उत्तर आएगा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम है अटल टनल। अटल टनल, ठीक है, अटल टनल है। तो इस प्रकार हमने प्रश्न 5 तक के सारे जो वैकल्पिक प्रश्न कर लिए हैं। अब प्रश्न नंबर 6 से हम 2-2 नंबर के प्रश्नों को तैयार करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, चादर अपर्दन किससे कहते हैं? तो हम प्रश्न नंबर 6 से 23 तक के सारे प्रश्न तैयार करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, और आपको सारे ही प्रश्न याद भी हो जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखने का तरीका भी, क्योंकि 2-2 नंबर के प्रश्नों के उत्तर कितने बड़े लिखने चाहिए, 3 नंबर के प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखने चाहिए, ये सारी तैयारी भी हम कर रहे हैं। तो प्रश्न है, चादर अपर्दन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जब जल की एक विस्तृत परत ऊपरी मृदा को बहाकर ले जाती है तो उसे चादर अपर्दन कहते हैं। अब इसके अथवा में जो प्रश्न है, इसके बाद अगला है इसका अथवा वाला प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है, इसमें पोटाश, फास्फोरस तथा चूना पर्याप्त मात्रा में होता है, और दूसरा यह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा से बनती है। तो जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं हो गई है। पहले कि यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है और इसमें पोटाश, फास्फोरस और चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। दूसरी विशेषता है कि यह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा से बनती है।
इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे और प्रश्न है अभयारण्य किसे कहते हैं। अभयारण्य किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है वह सुरक्षित वन क्षेत्र जहाँ वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध होता है, उन्हें प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखा जाता है, अभयारण्य कहलाता है। तो अभयारण्य में जो वन्य जीवों को सुरक्षित आवास में रखा जाता है और शिकार पर प्रतिबंध होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर है जूट के रेशे का रंग चमकीला सुनहरा होता है और इसके उच्च व्यापारिक मूल्य के कारण इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट का जो रेशा है वह चमकीला सुनहरा होता है, इसका व्यापारिक महत्व होता है, इसलिए इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर विनिर्माण उद्योगों को 2 वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। तो हमें 2 वर्गों में वर्गीकृत करना था विनिर्माण उद्योग को। तो हम पहला वर्गीकरण में पहला है कृषि आधारित उद्योग और दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में हम लिख देंगे जैसे सूती वस्त्र और चीनी उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में हम लिखेंगे लोहा, इस्पात और सीमेंट उद्योग। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है वीटो। ठीक है, यहाँ वीटो आएगा। वीटो मतलब निषेधाधिकार का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है कि वीटो वह विशेष अधिकार है जिसके द्वारा किसी प्रस्ताव को एक ही सदस्य की असहमति से रोका या खारिज किया जा सकता है। ठीक है, वीटो वह विशेष अधिकार है जिसके द्वारा किसी प्रस्ताव को एक ही सदस्य की असहमति से रोका या खारिज किया जा सकता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11वां है औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है। औद्योगिक उत्पादन से क्या आशय है, तो इसका उत्तर है कारखानों में होने वाले उत्पादन और मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर वस्तुओं के निर्माण को औद्योगिक उत्पादन कहा जाता है। इसके बाद 12वां प्रश्न हम देख लेंगे श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है। तो इसका उत्तर है समाज में काम के उस बंटवारे को श्रम का लैंगिक विभाजन कहते हैं जिसमें घर के अंदर के काम महिलाओं के लिए और बाहर के काम पुरुषों के लिए निर्धारित कर दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 13वां है राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर है एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें रोजगार की अवधि नियमित और सुरक्षित होती है। हम इसकी विशेषताएं लिख रहे हैं संगठित क्षेत्र की। तो पहली विशेषता यह है कि इसमें रोजगार की अवधि नियमित और सुरक्षित होती है क्योंकि रोजगार इसमें नियमित होता है। दूसरी विशेषता हम लिखेंगे कि इसमें कर्मचारियों को सरकारी नियमों के तहत सामाजिक सुरक्षा जैसे पेंशन, सवैतनिक अवकाश प्राप्त होते हैं। तो संगठित क्षेत्र की विशेषता है कि इसमें रोजगार की अवधि नियमित होती है और सुरक्षित होता है रोजगार। दूसरा है कि इसमें कर्मचारियों को सरकारी नियमों के तहत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है जैसे पेंशन और अवकाश आदि। इसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेंगे क्योंकि सारे हम प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं और इसके साथ ही सारे विषयों की तैयारी हम करेंगे। तो प्रश्न नंबर 15 है अंतिम उत्पादन से क्या आशय है। तो इसका उत्तर है वे वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ता के उपभोग के लिए तैयार होती है। वे वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ता के उपभोग के लिए तैयार होती है और उत्पादन प्रक्रिया से बाहर आ चुकी होती है अंतिम उत्पाद कहलाती है। इसके बाद अगला है वस्तु विनिमय क्या है। तो इसका उत्तर है कि जब मुद्रा का उपयोग किए बिना सीधे एक वस्तु का दूसरी वस्तु से लेन देन किया जाता है तो उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान। तो जब मुद्रा का उपयोग किए बिना सीधे एक वस्तु का दूसरी वस्तु से लेन देन किया जाता है उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। इसके बाद है बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है वे कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। वे कंपनियां जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण या स्वामित्व रखती है बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 हम देख लेते हैं और यह है रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर है कि सड़क परिवहन रेल परिवहन से निम्नलिखित कारणों से श्रेष्ठ है। पहला कारण है कि कम लागत। सड़कों के निर्माण की लागत रेलवे लाइनों की तुलना में कम होती है। दूसरा है उबड़ खाबड़ स्थलाकृति
में भी उपयोगी है। सड़कें उबड़ खाबड़ और विच्छिन्न भूभागों पर भी बनाई जा सकती है, जबकि रेल के लिए समतल आधार चाहिए। और घर घर सेवा, सड़क परिवहन घर तक सेवाएं प्रदान करता है, जिससे सामान चढ़ाने और उतारने की लागत कम हो जाती है। तो रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? तो पहला कारण है कि कम लागत, क्योंकि सड़कों का निर्माण कम लागत में हो जाता है, लेकिन वहीं यदि हम रेल लाइन बिछाएंगे तो हमें अधिक लागत या अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दूसरा है ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति में भी सड़कें बनाई जा सकती है, जबकि रेलवे के लिए समतल भूमि चाहिए होती है। तीसरा जो कारण है वह घर घर सेवा, सड़क परिवहन जो है घर घर तक सेवाएं प्रदान कर देता है, जिससे सामान उतारने चढ़ाने में लागत कम आती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया? मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया? तो इसका उत्तर है प्रभावित जो किया था, तो हम पॉइंट देख लेंगे। पहला है विचारों का प्रसार, प्रबुद्ध विचारों के लेखन ने परंपरा और अंधविश्वासों की आलोचना की, जिससे लोगों में तर्कपूर्ण सोच विकसित हुई। दूसरा है संवाद और वाद विवाद, छपाई ने संवाद की एक नई संस्कृति को जन्म दिया, जहां पुराने मूल्यों और संस्थानों पर सार्वजनिक चर्चा होने लगी। तीसरा है राजशाही की आलोचना, 1780 के दशक तक ऐसे साहित्य की बाढ़ आ गई जिसने राजशाही की नैतिकता पर सवाल उठाया और उनका मजाक उड़ाया। तो मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया? तो पहला है कि विचारों का प्रसार हुआ इसके द्वारा, दूसरा है संवाद और वाद विवाद भी हुए, और तीसरा है राजशाही की आलोचना की गई। प्रश्न नंबर जो 20वां है, राजनीतिक दल की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो राजनीतिक दल की हम 3 विशेषताएं लिख देंगे। पहली विशेषता है समान विचारधारा, राजनीतिक दल के सदस्यों का समूह साझा उद्देश्यों और नीतियों पर सहमत होता है। दूसरा है चुनाव लड़ना, इनका मुख्य लक्ष्य चुनाव लड़ना और सत्ता हासिल करना होता है। तीसरा है लोक कल्याण, ये दल समाज के सामूहिक हित को बढ़ावा देने के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं। तो राजनीतिक दल की 3 विशेषताओं में हो गई है समान विचारधारा, चुनाव लड़ना और लोक कल्याण। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 21 है, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। तो संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं हम यह लिख देंगे। पहली है दोहरा स्तर, दूसरी अधिकार क्षेत्र और तीसरी स्वतंत्र न्यायपालिका। तो पहली विशेषता दोहरा स्तर है, संघीय शासन में सरकार 2 या अधिक स्तरों जैसे केंद्र और राज्य वाली होती है। दूसरा अधिकार क्षेत्र, संविधान में प्रत्येक स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं। और तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों को व्याख्या करने का अधिकार होता है। अब प्रश्न नंबर जो 22वां है, सबसे महत्वपूर्ण जो है, असहयोग आंदोलन के 4 कारण लिखिए। तो यहाँ जो 4 कारण लिखे हुए हैं, इसको आप एग्जाम में जब लिखोगे तो थोड़ा और डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो असहयोग आंदोलन के जो 4 मुख्य कारण है, उसमें पहला है रोलेट एक्ट, ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानून, बिना मुकदमा जेल के खिलाफ असंतोष। ठीक है, रोलेट एक्ट जो कानून था, इसमें बिना मुकदमे के ही जेल में भेज दिया जाता था लोगों को। तो यह एक दमनकारी कानून था और इसके प्रति लोगों के मन में असंतोष की भावना थी। दूसरा है जलियांवाला बाग कांड, अमृतसर में हुए भीषण नरसंहार के कारण पूरे देश में आक्रोश था। तीसरा है खिलाफत आंदोलन या खिलाफत मुद्दा, तुर्की के खलीफा के साथ हुए अन्याय के कारण मुस्लिम समुदाय गांधी जी के साथ जुड़ गया था। और चौथा है स्वराज की मांग, भारतीयों ने अपनी स्वयं की सरकार बनाने की तीव्र इच्छा जागृत हो गई थी। तो ये कारण थे। इसके बाद प्रश्न हमने 22वां देख लिया, और प्रश्न नंबर जो 23वां है वह मानचित्र वाला है। तो यहाँ पे कुछ मानचित्र में कुछ जो स्थल है वो हम बता देते हैं आपको, जो कि एग्जाम में आपके पेपर में आने वाले हैं। तो प्रश्न है, राजस्थान की खेतड़ी खदानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में है। और सतपुड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। तो ये आपको ये सारी मानचित्र में देख लेने हैं, और मानचित्र की तैयारी हम अलग से एक वीडियो में फिर करेंगे वार्षिक परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर हमने प्री बोर्ड के पेपर का हल कर लिया है, और ये सारे प्रश्न आपको तैयार कर लेने चाहिए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।